लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी जेंटिलमैन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी में आज के युग की सभ्य ठगाई और जुआ चोरी का भंडाफोड़ है। इस कहानी के तथ्य संग्रह करने में विद्वान लेखक ने उन सब विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात की थी जिनके काल्पनिक नाम कहानी में लिखे गए हैं। कहानी लेखक कुछ काल महानगरी बंबई में वहां के बड़े बड़े सटोरियों, बैंकों और मिलों के मालिकों के संपर्क में रहा और उनके कूट आर्थिक ताने बाने उसने स्वयं देखे समझे। जेंटिलमैन के नाम से जिस पुरुष का उल्लेख किया गया है वो बंबई, दिल्ली और लाहौर का एक महान अर्थशास्त्री था। अपने काल में उसने इन तीनों महानगरों को अपने अर्थ विप्लव से हिला डाला था। आचार्य श्री ने उसी के श्रीमुख से उसकी सफल योजनाएं सुनी थीं तथा बंबई के मार्केट भी भस्म होता स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कहिए, क्या आपने कभी कोई जेंटिलमैन देखा है? जेंटिलमैन 20वीं शताब्दी की नियामत है। वो 20वीं शताब्दी का मूर्तिमान अवतार है। वो जन्मजात प्रतिष्ठित जंतु है। उसके बहुत से हथकंडे हैं। उसमें अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, गुण ही गुण हैं। अवगुण को उसने शब्दकोश से बहिर्गत कर दिया है। वो जगनवंद महापुरुष है। उसके लिए 20वीं शताब्दी में सब कुछ गम्य है। जेंटिलमैन को पहचानना बहुत कठिन है, पर आप जब किसी आदमी को सिर से पैर तक साहेबी ठाठ से भरपूर देखें, जिसकी मूछें या तो सफाचट हों या दीमक चट, जो बात बात में मुस्कुराकर नम्रता से थैंक यू कहे, स्त्रियों के खासकर युवतियों के सामने बाकायदा जिम्नास्टिक की कसरत दिखावे, मुंह से धुआं उगलता रहे, बस समझ लीजिए अदबद कर वही जेंटिलमैन है। सतयुग के अंत में 87,000 ऋषियों के बीच महाज्ञानी श्री काकभुशुंडी जी महाराज ने जेंटिलमैन का इस प्रकार वर्णन किया था कि हे ऋषियों, कलयुग में एक जेंटिलमैन नाम का जीव जन्म लेगा। वो सब पदार्थों का भक्षण करेगा। उसे धर्म और नीति का भय न होगा। वो परमेश्वर की शक्ति से इनकार कर देगा। उसके लिए कुछ भी अशक्य न होगा। वो कामवेशी होगा। वो केवल झूठ बोले हीगा नहीं, झूठे काम को सत्य करके दिखावेगा। उसका शस्त्र फाउंटेन पेन होगा। लोक लिहाज से बचने को और शील से आंखों की रक्षा करने के लिए वो सुनहरी कमानी का चश्मा आंख पर चढ़ाए रहेगा। उसका युद्धस्थल दफ्तर होगा। वो कागज के घोड़े पर सवार होकर भूमंडल पर विचरण करेगा। उसकी जमा पूंजी सब जबान में होगी। वो पराय धन का महायज्ञ करेगा। उसका रक्षा कवच लिमिटेड कंपनी होगा। वह अखबारों की तोप से मदद लेगा। उसके पास कुछ भी न होगा, फिर भी वो लाखों रुपए खर्च कर सकेगा। वो कानून का पुतला होगा, इसलिए कानून उसका कुछ न कर सकेगा। वो महात्यागी और महास्थित प्रज्ञ होगा। हानि लाभ में एक रस रहेगा। हे ऋषियों, वो 20वीं शताब्दी का एक विभूति रूप होगा। जो कोई उसका दर्शन करेगा या जिसका उससे संबंध होगा, उसका महाकल्याण हो जाएगा। दिल्ली स्टेशन के कपूर के हिंदू रेस्टोरेंट में एक जेंटिलमैन बैठे मुंह से धुआं उगल रहे थे। इनके आगे ब्रांडी का गिलास और बर्फ, सोडा आदि सामान धरा था। जेंटिलमैन महाशय छत पर सरसराते पंखे पर नजर जमाए धुआं फेंक मानो पंखे पर जादू सा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद 3 व्यक्तियों ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। जेंटिलमैन ने कुर्सी से उठकर उनमें से एक व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर दास, हियर यू आर। दास ने हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर अपने मित्रों का परिचय देते हुए कहा, आप मेरे परम मित्र सेठ लक्ष्मीदास राजौड़िया और आप मेरे पुराने सहपाठी डॉक्टर सिन्हा साहेब। जेंटिलमैन ने बारी बारी से दोनों से हाथ मिलाकर कहा, आप साहबान से मिलकर अजहद खुशी हुई, बैठिए। सबके बैठने पर जेंटिलमैन ने बैरा से संकेत किया। आनन फानन चाय, केक, टोस्ट, अंडा और ना जाने क्या क्या अगलम बगलम टेबल पर चुन दिया गया। तीनों दोस्त हाथ साफ करने लगे। सिर्फ सेठ जी कोरे रह गए। बहुत आग्रह करने पर भी उन्होंने किसी वस्तु को नहीं छुआ। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मिस्टर दास ने कहा, मेरे परम मित्र सेठ साहब को इधर शेयर और रुई में बहुत नुकसान हुआ है। वे बंबई के करोड़पति व्यापारी हैं।
इन्हें आप कोई ऐसी युक्ति बताइए कि पौ 12 हो जाए। जेंटिलमैन ने चश्मे के भीतर से पहले सेठ जी को और फिर मिस्टर दास को घूरकर एक घूंट चाय पीकर कहा, ये कौन मुश्किल बात है साहबान। मैं एक जेंटिलमैन हूं और आप जानते हैं जेंटिलमैन दोस्तों के लिए जान को भी कुछ चीज नहीं समझता। मिस्टर दास, बेशक आप इस वक्त सेठ जी को कोई ऐसी युक्ति बतावे कि कुछ लाभ हो। सेठ जी आपसे कभी बाहर नहीं हो सकते। जेंटिलमैन ने गंभीर होकर कहा, वाह, ये भी कोई बात है। क्या दोस्तों से भी मुआवजा लिया जाएगा? सेठ जी ने दांत निकालकर कहा, इसमें मुआवजे की क्या बात है, पर मित्रों की शक्ति भर सेवा करना भी तो मित्रों का फर्ज है। जेंटिलमैन ने शिष्टाचार की भावभंगी प्रकट करने के बाद कहा, खैर, तो आप एकदम कोई बड़ी रकम जेब में डालना चाहते हैं या माहवारी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? सेठ जी जवाब देने में संकोच करने लगे। इतने में डॉक्टर सिन्हा ने कहा, अजी दोनों, और जरा इस दोस्त का भी ख्याल रखिए। सेठ जी को बड़ा और मेरे लिए एक छोटा सा नुस्खा तजवीज कर डालिए। सिन्हा साहब ये कहकर हंस दिए, परंतु जेंटिलमैन महाशय कुछ देर तक गंभीरता से सोचने के बाद बोले, आपने कहा था ना कि आपकी बंबई में काफी जायदाद है? जी हां, एक कपड़े का मार्केट मेरी निजी संपत्ति है, परंतु उसके किराए की आमदनी बहुत कम है। कम? अजी बंबई में किराया कम? आप ये क्या फरमाते हैं? शायद आपको मालूम नहीं कि बंबई में एक ऐसा कानून बना हुआ है कि सन 1916 से प्रथम के जो किराएदार हैं उन्हें न मालिक निकाल सकता है न किराया बढ़ा सकता है। वे मकान के मौरूसी मालिक बन बैठे हैं। सेठ जी ने गंभीरता से कहा, ठीक है, परंतु सन 16 और अब के किरायों में तो जमीन आसमान का अंतर है। जेंटिलमैन ने सेठ जी की आंख से आंखें लड़ाकर कहा, बेशक सन 16 में जो मकान 50 रुपये किराए का था और अब तक है, नया किराएदार उसके 300 रुपये किराया दे सकता है। अफसोस तो ये है कि किराएदार तो हजारों रुपये पगड़ी लेकर दूसरों को मकान किराए पर दे सकते हैं, परंतु मालिक मकान नहीं। असल में मालिकों की मौत है। ये कहकर सेठ जी ने ठंडी सांस भरी। जेंटिलमैन ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, क्या किसी रीत से भी मकान खाली नहीं कराया जा सकता? एक ही हालत में, यदि मकान को गिराकर फिर से बनाने का म्यूनिसिपैलिटी नोटिस दे। समझा। जेंटिलमैन ने भ्रकुटी में बल डालकर सिर हिलाया। फिर कहा, क्या आपको यकीन है कि आपका सब मार्केट खाली हो जाए तो आपको नए किराएदार तुरंत मिल जाएंगे? वाह, मिल जाएंगे क्या? तुरंत मेरी 80,000 रुपये माहवारी की आमदनी बढ़ जाएगी। 80,000 रुपये की? जी हां। कुछ देर में जेंटिलमैन ने सोचकर कहा, क्या आप एक आध दुकान मुझे दे सकते हैं? मैं आपको 3 दुकानें दे सकता हूं। वे मेरी अपनी दुकानें हैं। क्या वे कपड़े की हैं? जी हां। उनमें कितना माल है? लगभग 1 लाख रुपए का। हम लोग गोदाम अलग रखते हैं। ठीक, आपको अगले वर्ष मार्च महीने से वो 80,000 रुपये माहवार की नई आमदनी मिलने लगेगी। क्या आप सच कह रहे हैं? झूठ से फायदा? यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको नकद 10 लाख रुपए दूंगा। जेंटिलमैन ने हंसकर कहा, देखा जाएगा। हाँ, आप एक मुश्त भी तो कुछ रकम चाहते हैं। जी हाँ, चाहता तो हूं। 1 करोड़ रुपए काफी होगा? क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये रुपया आपको आज से 3 मास बाद मिल जाएगा। सब मित्र आश्चर्यचकित थे। जेंटिलमैन ने चाय का प्याला आगे को सरकाकर उठते हुए कहा, अच्छा, अब गुड बाय। मैं आपको 1 हफ्ते में बंबई में मिलूंगा। मिस्टर दास भी साथ होंगे और मिस्टर सिन्हा, आपका छोटा सा नुस्खा भी वहीं लिख दिया जाएगा। जेंटिलमैन सबको आश्चर्य सागर में गोते लगाते छोड़ सबसे हाथ मिला मुस्कुराते हुए चल दिए। तीनों मित्र भी अपनी राह लगे। 1 सप्ताह बाद चारों मित्र बंबई में सेठ जी के एकांत कमरे में बैठे थे। चाय और जलपान उनके सम्मुख था। सबकी दृष्टि जेंटिलमैन के मुख पर थी। जेंटिलमैन ने गंभीर मुख मुद्रा से कहा, देखिए सेठ जी, क्या आप 16 आने मेरा विश्वास करते हैं? करता हूं। तब आप वचन दीजिए कि मैं जो कहूंगा आप करेंगे। ऐसा ही होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे दोनों मित्रगण भी हमारे उद्योग में सम्मिलित रहेंगे और लाभ उठावेंगे। दोनों ने उत्सुकता से कहा, अवश्य। जेंटिलमैन ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर सिन्हा साहब का छोटा सा नुस्खा उसी में बन जाएगा।
डॉक्टर ने हंसकर कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, तो आप तैयार हैं, मैं काम शुरू करूं? कीजिए। बहुत अच्छा। अपनी वे तीनों दुकानें मय माल के मेरे दोस्त मिस्टर दास और डॉक्टर सिन्हा को बेची कर दीजिए। रुपए भारपाई की रसीद दे दीजिए और समझ लीजिए कि ये आपका 1 लाख रुपया जलकर खाक हो गया। कहिए, आपको पशुपेश तो नहीं? सेठ जी घबरा कर जेंटलमैन की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, आप अपना उद्देश्य तो कहिए। जनाब, मैं किसी के सामने कभी कैफियत नहीं देता। वे अपना टोप संभाल कर उठने लगे। सेठ जी ने अनुनय से कहा, आप तो नाराज हो गए। आप जानते हैं, ₹1 लाख का जोखिम है। सोचने की जरूरत है। आप करोड़ों यूं ही पैदा करना चाहते हैं। जाइए, सोच सोच कर जान खपाइए। मैं चलता हूं। सेठ जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, मुझे मंजूर है। और कहिए। जेंटलमैन ने जेब से एग्रीमेंट का ड्राफ्ट निकालकर कहा, इस पर दस्तखत करके ये काम ठीक कर दीजिए। सेठ जी ने दस्तखत कर दिए। उस कागज को जेब में डालकर जेंटलमैन ने कहा, ये एक काम हुआ। अब दूसरा काम ये कि आप तमाम मार्केट का 1 करोड़ रुपए का आग का बीमा कर डालिए। सेठ जी ने भयभीत दृष्टि से जेंटलमैन को घूर कर कहा, आपका इरादा क्या है? यही कि मैंने जो कहा है उसे पूरा कर दिखाऊं। कल मिस्टर दास आपसे दुकान का चार्ज लेने आवेंगे और कल ही आप बीमा की भी कुल कार्यवाही खत्म कर डालेंगे। सेठ जी ने स्वीकार किया। जेंटलमैन ने भेद भरी दृष्टि से देखते हुए सेठ जी से कहा, डॉक्टर सिन्हा की राय है कि इधर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप सपरिवार काश्मीर 1-2 मास के लिए चले जाइए। कल आप सब काम खत्म करके परसों फ्रंटियर मेल से रवाना हो सकते हैं। सेठ जी ने घबरा कर कहा, स्वास्थ्य तो मेरा बहुत अच्छा है और मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं। जेंटलमैन ने तीखी वाणी से कहा, परंतु डॉक्टर की राय के मुकाबले आपकी राय कुछ गिनती में नहीं है। फिर आप मुझे वचन दे चुके हैं, आपको उसका पालन करना चाहिए। सेठ जी ने धीमे स्वर में कहा, आपका इरादा मैं कुछ कुछ समझ गया हूं। आप बड़े खतरे का काम कर रहे हैं। समझ गए हैं तो अच्छी बात है। खतरों से हम नहीं डरते। आपको खतरों से दूर रखने ही के लिए मैं आपको भेज रहा हूं। अच्छी बात है, मुझे स्वीकार है। जेंटलमैन उठ खड़े हुए। तीनों मित्र भी उठे। जेंटलमैन ने हाथ बढ़ाते हुए सेठ जी से कहा, अब स्टेशन पर परसों आपसे मुलाकात होगी। बीमा के कागजात अपने सॉलिसिटर को दे जाइए और एक परिचय पत्र मेरा उनके नाम लिखकर मुझे देते जाइए। आवश्यकता होने पर मैं उनसे मिल लूंगा। इतना कह मित्रों सहित जेंटलमैन विदा हुए। सेठ जी घबराहट के मारे कमरे में टहलने लगे। तीनों मित्र एक होटल के एकांत कमरे में बैठे थे। दास ने कहा, क्या आज ही? हाँ, तुमने कहा ना कि दुकान उघरानी का 1.5 लाख रुपया आ गया है। वो उघरानी का नहीं, आढ़तियों की रकम है। ओह, इससे कोई बहस नहीं। उसके पेमेंट दुकान कर देगी। लाओ, वे रुपए कहाँ हैं? दास ने नोट निकालकर सामने रख दिए। उसमें से 10,000 के नोट मिस्टर सिन्हा के हाथ पर रखते हुए मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, मिस्टर सिन्हा, यह आपका वो छोटा सा नुस्खा है। और 40,000 मिस्टर दास को देकर कहा, यह आपका 1.5 महीने का वेतन है। शेष 1 लाख जेब में रखकर बोले, दुकान में माल कितना होगा? 80,000 का होगा ही। जाने दो। हाँ तो मिस्टर सिन्हा, मतलब समझ गए ना? बिजली का करंट ऑफ करके बीच में तार को काट कर नंगा कर दो और परस्पर मिला दो। ये तो बहुत मामूली काम है, सिन्हा ने कहा। बेशक, परंतु ये लीक लकड़ी के सितून के ऊपर करना होगा, जिससे तार जलते ही आग झट से बैठ जाए। ऐसा ही होगा। तब आप जाइए और अपना काम खत्म करके चले आइए। क्या स्विच स्टार्ट कराऊं? तब क्या, सब कुछ आज ही होना चाहिए। और मिस्टर दास, तुम अपनी पार्टी को तैयार रखो। याद रखो, ये मामूली घटना न होगी। शहर में तहलका मच जाएगा। मिस्टर दास ने भयग्रस्त होकर कहा, मिस्टर जेंटलमैन, सावधानी से सब बातों पर विचार कर लो, जल्दी न करो। बड़ा भयानक काम है। जेंटलमैन ने उठते हुए कहा, अब हम तीनों रात के 12:30 बजे बाजार के मोड़ पर मिलेंगे। उस समय तक वहां आदमियों की भारी भीड़ लग चुकी होगी। ठहरो, जगह ठीक कर लेनी चाहिए। वो जो रेस्टोरेंट है वहीं पर, खबरदार, हम लोग पृथक पृथक टेबलों पर बैठे होंगे। तीनों मित्रों ने नेत्रों में विचार विनिमय किया और तीनों अपनी अपनी राह लगे। कपड़े के मार्केट में आग लगना एक प्रलयंकारी दृश्य था।
घनी बस्ती के बीच में ये मार्केट था। कुल मार्केट में 800 कपड़े की दुकानें थीं, मनुष्य और माल से भरपूर। उनमें करोड़ों का माल भरा था। मार्केट में आग लग जाने की खबर बात की बात में नगर भर में फैल गई। सभी स्थानों की आग बुझाने वाली गाड़ियां आ गईं। नगर भर की पुलिस और घुड़सवार पलटनों का बंदोबस्त हो गया। परंतु मिस्टर दास की पार्टी पर सब भेद प्रकट था। वो ठीक स्थानों पर पहुंच गई थी। तिजोरियों को तोड़ने की व्यवस्था उनके साथ थी, और जब सर्वत्र हाहाकार मचा था, फायर ब्रिगेड वाले पुलिस और सेना की सहायता से माल को निकालने और आग बुझाने में जान जोखिम सह रहे थे। मिस्टर दास की पार्टी अनगिनत नोटों के गट्ठर बटोर रही थी। पास के रेस्टोरेंट में तीनों दोस्त क्षण क्षण में सूचना पा रहे थे। आग बुझाने में 8 दिन लगे। सारा मार्केट जलकर राख हो गया। दुकानदार हाय करके बैठे रहे। जिनका बीमा था उन्हें कुछ संतोष था। ये दारुण समाचार सुनते ही सेठ जी काश्मीर से भाग आए। खाक स्याह मार्केट को देखकर जोर जोर रोने लगे। लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। सेठ जी को सब करुणा की कोर से देख रहे थे। लोगों के मन में दया का समुद्र उमड़ रहा था। सहानुभूति के शब्दों की बौछार हो रही थी। सेठ जी सुबकियां ले रहे थे। तीनों मित्र बगल में खड़े थे। मिस्टर जेंटलमैन मुस्कुराते हुए सिगरेट पी रहे थे। एकाएक उन्होंने सिगरेट फेंक कर सेठ जी का कंधा छूकर कहा, अब रंज फिक्र छोड़िए सेठ जी, आगे की बात सोचिए। जो होना था हो गया। उन्होंने एक भेद भरी दृष्टि सेठ जी पर डाली। चारों दोस्त चले आए। घर के एकांत कमरे में बैठकर सेठ जी ने कहा, अब क्या, 1 करोड़ रुपए बीमे का वसूल कर लीजिए और झटपट नए डिजाइन का एक भव्य मार्केट बनवा डालिए। आनन फानन में भर जाएगा। इसके बाद कुछ गोपनीय परामर्श करके मिस्टर जेंटलमैन बाहर आए। नया मार्केट बन गया। उसमें सिर्फ 40 लाख रुपया खर्च हुआ। 60 लाख रुपया सेठ जी को बच गया। इधर 1 लाख रुपया महीना किराया आने लगा। मिस्टर जेंटलमैन को इस धंधे में लूट की बेशुमार दौलत के अलावा 10 लाख रुपया सेठ जी से इनाम मिला। अब वे गुड़ पर च्यूंटे की भांति चिपक रहे थे। सेठ जी उनकी योग्यता के कायल थे। दोनों दोस्त भी चूर चार से पेट भर रहे थे। चारों दोस्त बैठे थे। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थीं। मेज पर चाय और खाने की वैष्णवी चीजें धरी थीं। सेठ जी बोले, मिस्टर जेंटलमैन, कुछ नया धंधा किया जाए जिससे 10-20 लाख फोकट में पैदा हो जाएं। मिस्टर जेंटलमैन ने हंसकर कहा, कौन बड़ी बात है, वो रुपया कब तक आपको चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में। गर्मी शुरू होने पर तो कश्मीर जाने का इरादा है। अच्छी बात है। उन्होंने जेब से फाउंटेन पेन निकालकर नोटबुक का एक पन्ना फाड़कर कहा, सेठ जी, कल्पना कर लीजिए कि हम लोग एक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसका मूलधन 50 लाख होगा। उसमें रेशम काता जाएगा। ये बड़े मुनाफे का धंधा है। आप सेठ जी 10 लाख के शेयर खरीद लीजिए। सेठ जी ने अचकचा कर कहा, क्या मैं? जी हां। फिर उन्होंने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, और मिस्टर दास, 5-5 लाख का हिस्सा हम तीनों का हुआ। लो, आधे शेयर तो बिक गए। 5 लाख के शेयर रिजर्व रखते हैं, सिर्फ 20 लाख के बेचने हैं। 100 के शेयर होंगे। 3 किस्तों में रुपया लिया जाएगा। 1/4 पेशगी। निकालिए चेक। 1/4 रुपया अभी दे दीजिए। मिस्टर जेंटलमैन अपनी नोटबुक में लिखते जाते थे और बात करते जाते थे। दोनों मित्र हैरान थे। सेठ जी एकटक देख रहे थे। मित्रों को पशु पेश करते देख मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, यारो, घबराते क्यों हो? आप लोगों की 1 पाई भी तो खर्च नहीं होगी। उन्होंने स्वयं 1.25 लाख का चेक काट कर सामने फेंक दिया। सेठ जी और मित्रों ने भी चेक काट दिए। 6.25 लाख के चेक हो गए। उन्हें रद्दी कागज के टुकड़ों की भांति मिस्टर दास के आगे फेंक कर उन्होंने कहा, मिस्टर दास, आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। 1000 रुपये माहवार आपको तनख्वाह मिलेगी। आप मेरे सॉलिसिटर के यहाँ चले जाइए। वे कुल कागजात तैयार करके कल ही कंपनी रजिस्ट्री करा देंगे। फिर आप एक अच्छी जगह पर ऑफिस किराए पर ले डालिए। अब हम पहली डायरेक्टरों की मीटिंग होने पर फिर मिलेंगे। मिस्टर जेंटलमैन उठ खड़े हुए। दोनों मित्र भी उठ चले। मिस्टर दास से चलती बार उन्होंने कहा, घर पर आना, मैं सब समझा दूंगा। धनजी सिल्क स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड का पाटिया उसी सप्ताह दफ्तर में लग गया। आवश्यक मेज कुर्सियां भी बिछ गईं। कागजात भी छप गए।
ऑफिस में मिस्टर दास और मिस्टर जेंटलमैन बैठे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर सिन्हा भी तशरीफ ले आए। उनके आते ही मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, मिस्टर सिन्हा, अब आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, आपको 30-40 आदमी निरंतर शेयर बाजार में भेजने पड़ेंगे, जो चाहे भी जिस भाव पर हमारी कंपनी के शेयर खरीद लावेंगे। मिस्टर दास आपको 50,000 रुपये रोज देंगे। वे कम से कम 50,000 रुपये रोज के शेयर खरीद लावेंगे। आप समझ गए ना मिस्टर दास? समझ तो गया, परंतु रोज 50,000 रुपये दूंगा कहां से और कब तक? मिस्टर जेंटलमैन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये रुपए रोज ही आपके पास लौट आवेंगे। 10-5 की कमी ज्यादती रहेगी। ये किस तरह? इस तरह कि जब मिस्टर सिन्हा के आदमी शेयर बाजार में अपनी कंपनी के शेयरों को खरीद करेंगे, शेयर बाजार वाले अवश्य ही आपको फोन करके शेयर मंगाकर रखेंगे तथा बेचेंगे। वे सब रुपए आपको मिलेंगे। सिर्फ आप उन लोगों को दलाली देंगे। ये आप उनसे तय कर लीजिएगा। मिस्टर दास हंसकर बोले, ये तो समझ गया, परंतु इससे हमें क्या लाभ होगा? ये खेल 19-20 दिन चलता रहेगा। दिन दिन नए नए ग्राहक मिस्टर सिन्हा बाजार में भेजते रहेंगे। जब बाजार में ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि अमुक कंपनी के शेयरों की बाजार में बहुत खपत है, तब आप बाजार में शेयर भेजने से इनकार कर देना और प्रकट कर देना कि अब बेचने के लिए शेयर नहीं है। इसके बाद मिस्टर सिन्हा के आदमी तो बाजार में सरगर्मी से फिरते ही रहेंगे। वे 105 तक में शेयर खरीद करने को तैयार हो जाएंगे। तब बस ज्यों ही शेयर का भाव बोर्ड पर चढ़ा और बाहरी ग्राहक टूटे। लोग मूर्ख तो हैं ही। ये कोई नहीं पूछता कि कौन कंपनी कहाँ है, क्या हालत है। बस जिसके शेयर की दर बढ़ गई उस पर टूट पड़ते हैं। बस हम लोग आपस में ही 110-125 तक बाजार भाव कर देंगे और जब देखेंगे कि बाहरी आदमी खरीद रहे हैं, अपने तमाम शेयर बेच डालेंगे। मिस्टर दास की आंखें चमकने लगी। उन्होंने कहा, बाहरी आदमी क्या अंधे हैं जो बिना देखे भाले अपना रुपया फेंक देंगे? अंधे? आप अंधे कहते हैं? मैं कहता हूं वे उल्लू के पट्टे हैं। आपको ये भेद मालूम नहीं। ये तो आप जानते हैं कि बंबई का सट्टा जगत विख्यात है और सब लोग जानते हैं कि बंबई के अमीरों का एकमात्र धंधा सट्टा है। जो लोग जरा अपने को चालाक समझते हैं वे बंबई में आकर खर्च बना लेने की फिक्र में रहते हैं। यहाँ के 8 दोस्त उन्हें रुई, सोना या शेयर का सट्टा करने की सलाह देते हैं। शेयर के बाजार में ये आम कायदा है कि कंपनी क्या है भी या नहीं, इसे कोई नहीं देखता। जिस कंपनी के शेयरों का बाजार में भाव बढ़ गया, लोग समझते हैं वो खूब नफा कमा रही है। उसी के शेयर आंख बंद कर खरीद लेते हैं। बाजार में मिस्टर सिन्हा ऐसी रेल पेल मचा देंगे कि हमारी कंपनी का शेयर वहां गया नहीं और ऊंचे भाव में बिका नहीं। बस लोग हाथों हाथ खरीदने लगेंगे और हम अपने अपने शेयर बेच डालेंगे। मिस्टर दास ने आंखें फाड़कर मिस्टर जेंटलमैन को घूर कर देखा और कहा, और कंपनी का काम कब स्टार्ट होगा? मशीनरी कहाँ से आएगी? बिल्डिंग भी तो बनेगी। मिस्टर जेंटलमैन ने कुटिल हास्य से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ज्यों ही हमारे शेयरों का रुपया हाथ लग जाए, कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मिस्टर सिन्हा उछल पड़े। उन्होंने कहा, वंडरफुल। मैं सब कुछ समझ गया मिस्टर दास। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। आओ हाथ मिलाओ दोस्त। तीनों ने हाथ मिलाया, परस्पर भेद भरी दृष्टि से देखा और अंतरंग सभा विसर्जित की। नीलगिरी पर्वत की भव्य श्रेणी पर चारों दोस्त एकत्रित थे। अंग्रेजी होटल के एक ठाठदार कमरे में चारों दोस्त टेबल पर बैठे थे। सेठ जी ने कहा, मिस्टर जेंटलमैन, आपकी सूझबूझ का मैं कायल हो गया। आपका दिमाग सचमुच हीरा है। मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, सेठ जी, आपने विश्वास किया और फल पाया। याद रखिए, मैं एक जेंटलमैन हूं, जो कहता हूं कर दिखाता हूं। बेशक आप एक सच्चे जेंटलमैन हैं, सेठ जी ने विश्वस्त स्वर में कहा। मिस्टर जेंटलमैन ने सिगरेट का कश फेंक कर कहा, कहिए मिस्टर दास, इस सौदे में कितना नफा रहा? 2 लाख सेठ जी को मिले और 1,22,000 हम तीनों में से प्रत्येक को मिले। अब मेरा प्रस्ताव है सेठ जी कि ये तो छोटे मोटे व्यापार हुए। आप चाहें तो मैं करोड़ों रुपये आपके चरणों में डाल सकता हूं। मैं हर तरह आपके अधीन हूं। आप कहें तो मैं कुएं में कूद पड़ूं। वाह, क्या मैं आपको कुएं में उतारूंगा? जेंटलमैन जोर से हंस पड़े। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनिए, इस समय देशभक्ति और देश सेवा की आवाज देश में गूंज रही है। तीनों मित्र ध्यान से सुनने लगे। मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, देश भर में महादरिद्रता का राज्य है, परंतु इसका कारण ये नहीं कि देश में धन नहीं। देश में बेशुमार धन है, परंतु उसका विषम वितरण हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं,
बाकी सब बहुत गरीब हैं। तीनों मित्र सन्नाटा खींचे बैठे थे। जेंटिलमैन बोले, इस समय यदि हम कोई ऐसा काम करें कि देश के दीन दुखियों का भी भला हो, गरीबों को सहारा मिले, सर्वसाधारण के धन का सदुपयोग हो, तो कितना अच्छा है। सेठ जी जोश में आकर बोल उठे, बहुत अच्छा। आप कोई अनाथालय या ऐसी ही संस्था खोलना चाहें तो मैं जितना आप चाहें धन दे सकता हूं, विश्वास कीजिए। जेंटिलमैन ने होठ सिकोड़कर कहा, सेठ जी, मैं उन बेवकूफों से कुछ दूसरे ढंग का आदमी हूं जो अनाथालय या धर्मशालाएं बनवाते हैं। मेरा तो प्रस्ताव ही कुछ और है। वो क्या है? हम एक बैंक, राष्ट्रीय बैंक स्थापित करेंगे। तीनों मित्र अत्यंत गंभीर हो गए। वे आंखें फाड़ फाड़ इस अक्ल के पुतले को देख रहे थे। मिस्टर जेंटिलमैन ने खूब गंभीर होकर कहा, हमारे प्रस्तावित बैंक का मूलधन 2 करोड़ रुपया होगा। इसमें 50 लाख रुपया सेठ जी का तथा 10-10 लाख रुपया हम तीनों आदमियों का लगेगा। सेठ जी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। बाकी हिस्से हम आनन फानन में बेच डालेंगे। इस बैंक में ज्यादा से ज्यादा सूद पर लोगों की रकमें जमा करेंगे और रुपयों को राष्ट्रीय उद्योग धंधों में लगाएंगे। ब्याज कम से कम लेंगे। ये देश के रुपए का देश के हित के लिए सदुपयोग का सबसे भारी काम होगा। सेठ जी ने सहमत होते हुए कहा, मैं सहमत हूं, परंतु मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो काम आप स्वयं करें तो काम की सफलता की पूरी पूरी आशा है। मिस्टर दास ने भी इसका समर्थन किया और मिस्टर सिन्हा भी सहमत हो गए। मिस्टर जेंटिलमैन सर्वसम्मति से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हो गए। वेतन 3,000 मासिक और रहने का स्थान यथेष्ट भत्ता, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर दास सेक्रेटरी, वेतन 1,000 रुपया और सुविधाएं। सब बंदोबस्त ठीक कर नियमोपनियम बना, नीलगिरी की ठंडी हवा खा चारों मित्र अपने नए व्यवसाय को चलाने बंबई में आ धमके। बैंक का नाम रखा गया व्यापार बैंक लिमिटेड। मिस्टर जेंटिलमैन के परिश्रम, दौड़ धूप और अध्यवसाय से बैंक की थोड़े ही दिन में धाक जम गई। कई बड़े बड़े बैंकों तथा सरकारी संस्थाओं से उसके संबंध जुड़ गए। सेठ जी सुन सुनकर देख देख कर प्रसन्न होते थे। वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट थे और इसके लिए नकद 5,000 रुपया मासिक वृत्ति उन्हें मिलती थी। पर वे 16 आने मिस्टर जेंटिलमैन के इशारे पर नाचने वाले थे। बाकी दोनों मित्र भी उन्हीं के चेले थे। मिस्टर सिन्हा बैंक के एजेंट बना दिए गए थे। उन्हें कमीशन में जितना रुपया मिलता था उतना कभी 7 पीढ़ी में भी उन्हें नहीं मिला था। सेठ जी ने पूरा रुपया दे दिया था, उसी से बैंक खड़ा हुआ था। तीनों मित्रों के पास जो कुछ था दे दिया था, पर वो 2 लाख से भी कम था। बाकी रुपया वे अपनी समस्त आमदनी से पूरा करते रहेंगे, इसका एग्रीमेंट था। बैंक शुरू ही से नफा बांटने लगा था। ये देखकर दोनों मित्रों को ये तलाबेली पड़ी थी कि अधिक से अधिक नफा प्राप्त करने को जल्द से जल्द अपना रुपया जमा कर दें। सेठ जी को भी यही पट्टी पढ़ाई गई थी कि नफा जो मिले उसके अधिकाधिक शेयर खरीदते जाइए, जिससे बैंक ही आपका हो जाए, और सेठ जी के दिमाग में ये बात जच गई। 3 साल बीत गए। बैंक की अब कई शाखाएं खुल गई थीं और उसकी साख बहुत बढ़ गई थी। इस बीच में मिस्टर जेंटिलमैन ने अपने बहुत से हिस्से बेच डाले थे। इसके सिवा उन्होंने बैंक से बहुत सा रुपया कर्ज ले रखा था। ये सब रुपया उनके हिस्सों की जमानत पर था, क्योंकि वे बैंक के कर्ता धर्ता थे। वे स्लिप लिखकर बैंक भेज देते, उतना ही रुपया वे पा जाते। इस रुपये से उन्होंने अपनी स्त्री के नाम बेशुमार जायदाद खरीद ली थी। माहवारी वेतन के सिवा उनकी और भी आमदनी थी। एक रियासत को अपने बैंक से 22 लाख रुपया कर्जा दिलवाया। स्टेट की 15 साल की तमाम तहसील बैंक ने आड़ कर ली। पूरे लाभ का सौदा था। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, परंतु डायरेक्टरों को राजी करने में पारिश्रमिक स्वरूप आपको 1 लाख रुपया इनाम या घूस मिल गया। इस प्रकार की आमदनी आपको होती ही रहती थी। धीरे धीरे बैंक की भीतरी हालत में परिवर्तन हो रहा था। अनेक मदों में होकर बैंक का बेशुमार रुपया मिस्टर जेंटिलमैन के घर पहुंच चुका था। सेठ जी के जाली दस्तखतों से बैंक के डायरेक्टरों की काल्पनिक बैठकों के निर्णय पर बहुत से महत्वपूर्ण काम कर डाले गए थे। अब सेठ जी से मिस्टर जेंटिलमैन को भारी खतरा था, चाहे जब उनका भंडाफोड़ हो सकता था। मिस्टर जेंटिलमैन ने अंत में सेठ जी को दुनिया से उठा डालने का निश्चय कर डाला। रात के 10 बजे थे। मिस्टर दास और मिस्टर सिन्हा के साथ मिस्टर जेंटिलमैन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हो रही थी। सब बातें सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा, लेकिन दोस्त, ये निहायत खतरनाक काम है।
और अगर भेद खुल जाएगा तो हम तीनों आदमियों को काला पानी हुआ रखा है और मैं तो अवश्य ही फांसी पर लटकाया जाऊंगा। मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, यह आप बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। भेद खुलेगा ही कैसे? हम तीन ही तो आदमी इसको जानते हैं, तीनों ही इस खतरे के जिम्मेदार हैं। फिर खोलेगा कौन? फिर इससे पहले जो कार्रवाइयां हुई हैं उनके भेद क्या खुले हैं? मिस्टर सिन्हा ने घबरा कर कहा, लेकिन मिस्टर जेंटलमैन, अगर आप मुझे इस बार बरी रखते तो अच्छा था। जेंटलमैन ने क्रुद्ध होकर कहा, तब क्या आप समझते हैं कि लाख रुपए की संपत्ति यूं ही हड़प ली जा सकती है? आपका ये साहस कि आप मेरे हुक्म की अदूली करें? मैं जो कहता हूं वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने मिस्टर दास की तरफ मुखातिब होकर कहा, मिस्टर दास, जो दवा आपको मिस्टर सिन्हा देंगे उसको इस्तेमाल कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको मालूम है कि सेठ जी बीमार हैं। आप आज रात भर उनके पास रहिए और ठीक तौर पर दवा वगैरह देते रहिए। मिस्टर सिन्हा आपको 2 प्रकार की दवा देंगे, एक पीने की और एक मालिश करने की। आप मालिश करने की दवा चतुराई से इस ढंग से रख दीजिए कि जब आप सेठ जी की स्त्री को दवा देने की हिदायत करके सो जाए तो वो मालिश करने की दवा सेठ जी को पिला दे। देखिए, ऐसा करने से आपके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आ सकता। लोग ये समझेंगे कि महज मामूली गलती हो गई और वो भी उनकी स्त्री के हाथ से। मिस्टर दास ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। मिस्टर जेंटलमैन ने खड़े होकर कहा, तो मिस्टर सिन्हा, आप सेठ जी को देख आइए और दवा मिस्टर दास के हाथ भेज दीजिए। मिस्टर दास, आप खबरदार रहिए कि आपका ये वार चूकने न पाए। आपकी इस सेवा के पुरस्कार में 50,000 रुपयों के ये चेक हाजिर हैं। ये कहकर उन्होंने जेब से निकालकर 2 चेक दोनों आदमियों के सामने फेंक दिए। इस भयानक रकम को जेब में डालकर दोनों आदमी इस अत्यंत भयानक काम के करने को वहां से निकले। मिस्टर जेंटलमैन सीधे बैंक में गए और अपने ऑफिस में बैठकर चपरासी को हिदायत कर दी कि कोई शख्स मुलाकात करने को अंदर न आने पाए। उन्होंने तमाम कागजात को अच्छी तरह से जांच लिया। सेठ जी के जाली दस्तखतों से जो चेक कैश किए गए थे उन सब की उन्होंने एक सूची बना ली। इसके बाद जाकर उन्होंने देखा कि बैंक से कुल 45 लाख रुपए उन्होंने अपने नाम कर्ज खाते लिए हुए हैं। इसके बाद बैंक के मैनेजर को अपने सामने बुलाया और कहा, कहिए, अब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने तमाम बैलेंस शीट तैयार कर लिया है? मैनेजर, जी हाँ, लेकिन नकद रुपया इस वक्त हाथ बहुत कम है और लगभग सब रुपया बाहर फंसा हुआ है। लोगों में हलचल और बेचैनी पैदा हो गई है। कल मैंने किसी तरह पेमेंट कर दिया, पर यदि आज भी उतनी ही डिमांड रही तो पेमेंट होना मुश्किल है। जेंटलमैन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन क्या आप केवल आज का काम नहीं चला सकते? कल और परसों तो छुट्टी है। इन 2 दिनों के अंदर तो मैं रुपयों का काफी इंतजाम कर दूंगा। मैनेजर, क्या आप 5 लाख रुपए अपने कर्ज खाते में से नहीं दे सकते? जेंटलमैन भौं से कुड़कर, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खबरदार रहें और आप इस रकम की कभी चर्चा न करें। मैनेजर जरा दृढ़ता से, परंतु जनाब, रुपयों का और कोई बंदोबस्त भी तो नहीं हो सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं बैंक बंद कर दूं। जेंटलमैन, नहीं, यह असंभव है। मैनेजर, तब पेमेंट भी असंभव है, क्योंकि मुझे काफी यकीन है कि आज कम से कम 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। मेरे पास इस वक्त कुल 40,000 रुपया है। मैं बहुत थोड़ा और इंतजाम कर सकता हूं। मिस्टर जेंटलमैन के माथे पर बल पड़ गए। वो अपनी कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। उन्होंने क्रोध से हथेली पर मुट्ठी मारकर कहा, क्या आप आज भर का काम नहीं चला सकते? जी नहीं। मैनेजर ने कागजात मेज पर डाल दिए। तब ठीक, आप बैंक को बंद कर दीजिए। जेंटलमैन तीर की तरह अपने कमरे से निकलकर मोटर में आकर बैठ गए। शहर में तूफान की तरह खबर फैल गई। बैंक का फेल होना और सेठ जी का एकाएक मर जाना, ये दोनों खबरें लोग आश्चर्य और संदेह से सुन रहे थे। सेठ जी का मर जाना जिस तरह आश्चर्यजनक था, उसी प्रकार बैंक का फेल होना भी। जिस तरह सेठ जी हट्टे कट्टे थे, उसी तरह बैंक की हालत भी अच्छी थी। एकाएक ये क्या हो गया, इसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सके। जिनके रुपए बैंक में जमा थे उनके ठट्ठ के ठट्ठ बैंक के आगे खड़े हुए थे। पुलिस प्रबंध कर रही थी। लोग दरवाजों पर पत्थर चला रहे थे और चिल्ला रहे थे। भीड़ को काबू में करना कठिन हो रहा था। मिस्टर जेंटलमैन अपने सॉलिसिटर के यहां बैठे हुए अपने इंसॉल्वेंसी के कागजात तैयार करा रहे थे। दरवाजे बंद थे और दोनों व्यक्ति मेज पर फैले हुए कागजों को टटोल रहे थे। सॉलिसिटर ने कहा, मिस्टर जेंटलमैन, क्या ये अफवाह सच है कि बैंक की पोजीशन खराब होते देख सेठ जी ने जहर खा लिया? जी नहीं, मैंने सुना है कि उनकी स्त्री ने गलती से मालिश करने वाली दवा पिला दी।
लेकिन ये सुना ही तो है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है ये तो ईश्वर जाने। परंतु सेठ जी के मरने से मैं तो बड़ी आपत्ति में पड़ गया और ये पाप का टीका मेरे ही सर पर लगा है। अफसोस है कि आज ये बदनामी मेरे गले बंधी। सॉलिसिटर ने संपूर्ण कागजात पर नजर दौड़ाते हुए कहा, मिस्टर जेंटलमैन, आपको जेल जाने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कागजात आपके खिलाफ हैं और बैंक का लगभग 50 लाख रुपया आपके नाम पड़ा हुआ है। अपने घर खर्च में गैर कानूनी ढंग से बैंक का रुपया आपने काम में लिया है। मिस्टर जेंटलमैन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने जो कुछ किया है सब बैंक के फायदे के लिए ही किया है। फिलहाल तो आप इंसॉल्वेंसी लिख दीजिए और जहां तक बने आप इस बैंक के रिसीवर बन जाइए। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि मेरे और आपके ताल्लुकात नए नहीं हैं। अगर आप इस मुसीबत से मेरी रक्षा करने का ख्याल रखेंगे तो मैं बाहर नहीं हूं। बैंक फेल हुआ है, मैं नहीं। उन्होंने 10,000 के नोट मेज पर रख दिए। यह आपका आरंभिक नजराना है। आगे मैं हर तरह आपको खुश करूंगा। दोनों ने भेद भरी निगाह से एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाए और फिर आंखें मिलाई। दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया। दास और मिस्टर जेंटलमैन फिर एकत्रित थे। इस समय दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। मिस्टर जेंटलमैन का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था और मिस्टर दास का भय से पीला। मिस्टर जेंटलमैन ने मेज पर हाथ मारकर कहा, देखो मिस्टर दास, अगर तुमने इस समय बेवकूफ़ी की तो सीधे जहन्नुम रसीद कर दिए जाओगे। मैं एक जेंटलमैन हूं। अगर तुम मेरी बात को मान गए और जैसा मैं कहूं वैसा करते गए तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी तुम लाखों रुपया कमाओगे। मिस्टर दास ने कहा, आप चाहते क्या हैं? जेंटलमैन ने जेब से एक फेहरिस्त निकाल कर कहा कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट की सूची है। कुल 85 लाख रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में जमा था। आप जानते हैं कि बैंक फेल हो गया और इस वक्त पावनेदारों को 2 आना फी रुपया भी नहीं मिल सकता। सेठ जी जो सबसे बड़ी रकम के देनदार थे वे बेचारे मर गए। अब तुम ये उद्योग करो कि जहां तक मुमकिन हो सके तमाम फिक्स डिपॉजिटर अपनी अपनी रसीदें ज्यादा से ज्यादा 4 आने के हिसाब से हमको बेच दें। और जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि बैंक से 2 आने फी रुपया भी मिलना मुश्किल है तो वे 4 आने रुपए में अपनी रसीदें बेच देंगे। चूंकि जो कुछ मिल जाए सो बहुत है। लेकिन वे रसीदें खरीदेगा कौन? मिस्टर दास ने उतावले से होकर कहा, मैं खरीदूंगा, मैं। आप एकदम दलालों को डिपॉजिटर्स के पास भेजिए। लेकिन याद रखिए इसमें मेरा नाम न खुलने पाए। और दूसरी बात यह भी याद रखिए कि हमको सिर्फ 12 दिन का मौका है। अगर हम इन दिनों में तमाम रसीदें न खरीद लेंगे तो याद रखिए कि हम लोग जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। मिस्टर दास स्वीकृति सूचक सिर हिलाते हुए चले गए। इनके जाने के बाद ही मिस्टर सिन्हा ने घबराए हुए कमरे में प्रवेश किया और कहा, आपको मालूम है मिस्टर जेंटलमैन, हम लोगों के नाम वारंट जारी हो गए हैं। जेंटलमैन ने सहज गंभीर स्वर में कहा, मालूम है, लेकिन भाई मैं तो अपने बचने की कोई कोशिश नहीं करना चाहता। जो होगा सो भुगतूंगा। लेकिन तुम पर मुझे तरस आता है। मैं चाहता हूं कि तुम फौरन अमेरिका भाग जाओ, क्योंकि मुझे मालूम हो रहा है कि बैंक के फेल होने के साथ ही साथ सेठ जी की मृत्यु पर भी शक हो रहा है। मिस्टर सिन्हा ने कहा, मिस्टर जेंटलमैन, आप तो जानते ही हैं कि मेरी तो कुल पूंजी बैंक में जमा थी। ये देखिए 2 लाख की रसीद है। मिस्टर जेंटलमैन ने कहा, भाई उसके लिए तो सब्र करना पड़ेगा। जो बन पड़ा किया, लेकिन बात यह है कि विदेश में तुम कुछ कमा कर अपना सुखपूर्वक निर्वाह कर सको, इसलिए तुम्हारे पास एक छोटी सी रकम जरूर होनी चाहिए। तुम्हारे पास 50,000 रुपया तो है ही। लाओ ये रसीद मुझे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये और दिए देता हूं। तुम अपना बचाव करो, मेरे भगवान मालिक हैं। ये कहकर उन्होंने 20,000 के नोट निकालकर मिस्टर सिन्हा के हवाले कर दिए और रसीद अपनी जेब में रख ली। मिस्टर सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर जेंटलमैन, आप धन्य हैं। अगर आपकी इस वक्त ये सहायता न मिलती तो मिट चुका था। जेंटलमैन ने हाथ बढ़ाकर कहा, लेकिन भाई सही सलामत जहाज में बैठ जाओ और अमेरिका पहुंच जाओ, तब जानू कि मेरी मेहनत सफल हुई। हमेशा के लिए याद रखना कि मैं एक जेंटलमैन हूं। मिस्टर सिन्हा आंखों में आंसू भरकर विदा हुए और चले गए। जेंटलमैन कुर्सी से उठे और दोनों हाथ मलते हुए कमरे में जल्दी जल्दी टहलने लगे। बड़बड़ाते हुए उन्होंने कहा कि सब काम अपने आप ठीक होते चले जा रहे हैं। ठीक 10 दिन बाद मिस्टर दास और जेंटलमैन फिर कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उनके सामने फिक्स डिपॉजिटर की बहुत सी रसीदें फैली हुई थीं। इन सब की एक सूची बताकर उन्होंने जोड़ लगाकर देखा कि कुल 65 लाख रुपए की रसीदें हैं, जो उन्हें सिर्फ 7 लाख रुपयों में मिल गई।
उन रसीदों को समेटकर जेब में रखते हुए जेंटलमैन ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मिस्टर दास, अब मैं जो कुछ कर सकता था कर गुजरा। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने डिपॉजिटरों को दे दिया। अब ये रसीदें हैं जो सब मेरे साथ चिता में जलेंगी। आप जानते हैं कि इनकी एक कौड़ी भी अब वसूल नहीं होने की। अब तक मैंने आपके साथ सब तरह से दोस्ती निभाई। अब कहिए मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ स्याह सफेद हो मेरा हो, आपको आंच भी ना आए। लेकिन चूंकि आप बैंक के सेक्रेटरी रह चुके हैं और कुल कागजात के आप जिम्मेदार हैं, और प्रेसिडेंट की आज्ञा से तमाम बातें आपने की हैं, और प्रेसिडेंट साहब का देहांत हो गया है, अतः अब आप ही एक आदमी बचे हैं कि जिन पर तमाम जवाबदेहियां आ सकती हैं। मिस्टर दास ने घबरा कर कहा, मिस्टर जेंटलमैन, आप मुझे बचाइए। हालांकि मेरे तमाम रुपए बैंक के साथ डूब गए, फिर भी जो कुछ मेरे पास है उसे खर्च करने को मैं तैयार हूं, पर बेदाग बच जाऊं। मैं अपनी औरत के जेवर तक बेचने को तैयार हूं। जेंटलमैन ने करुणापूर्ण शब्दों में कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम मेरे कारण इस मुसीबत में फंसे हो। मैं तो बर्बाद हुआ, पर तुम्हें कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कुछ देर वे चुप रहे, फिर धीरे से कहा, तुम्हारे 2 लाख के शेयर बर्बाद हुए हैं ना? लाओ वो रसीद मुझे दो, और 10,000 रुपये मेरे पास बचे हैं ले लो। मैं चाहता हूं कि तुम इससे कोई रोजगार करो, और जो तजुर्बा तुमने मेरी सोहबत से उठाया उससे लाभ उठाओ। मिस्टर दास को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एकदम 10,000 रुपये की अच्छी रकम उन रद्दी रसीदों की एवज में मिल जाएगी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर जेंटलमैन मनुष्य नहीं, देवता हैं। उन्होंने खुशी से नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जेंटलमैन ने एक कागज उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, मिस्टर दास, इस कागज पर तुम्हें दस्तखत करने होंगे, और ये रुपया तुम्हारा है। उन्होंने रुपए मिस्टर दास के सामने फेंक दिए और मिस्टर दास ने कागज को बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए। मिस्टर जेंटलमैन ने रसीद लेकर अपनी जेब के हवाले की। अदालत का कमरा ठसाठस भरा था। व्यापार बैंक लिमिटेड का सनसनीदार मुकदमा हाईकोर्ट में फुल बेंच में पेश था। मिस्टर दास और मिस्टर जेंटलमैन अपराधी के कटघरे में खड़े थे। तीसरा अभियुक्त मिस्टर सिन्हा फरार था। चौथे सेठ जी मर चुके थे। इन चारों के खिलाफ बैंक का रुपया अपने निजी काम में लाने का अभियोग था, और ये बतलाया गया था कि इसी कारण बैंक फेल हो गया। मिस्टर जेंटलमैन के सॉलिसिटर ने अदालत को जवाब दिया कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। बैंक का रुपया निजी काम में खर्च नहीं किया गया। कागजात में अलबत्ता रकम मेरे मुवक्किल के नाम दर्ज है, लेकिन माय लॉर्ड, ये कर्जा नहीं है। मेरे मुवक्किल के 67 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा है, जिनकी ये रसीदें अदालत में पेश करता हूं। और उसने वो तमाम रसीदों का ढेर अदालत में पेश कर दिया। मिस्टर जेंटलमैन ने किस इरादे से इन रसीदों का संग्रह किया था, इसका भेद मिस्टर दास को अब लगा, और वो अचकचाकर मिस्टर जेंटलमैन की तरफ देखने लगे। जेंटलमैन मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद जेंटलमैन के बैरिस्टर ने एक कागज अदालत में पेश किया, जिस पर मिस्टर दास की सही थी। इस कागज के द्वारा ये साबित होता था कि दास ने ही अपनी जिम्मेदारी पर प्रेसिडेंट के कहने के मुताबिक बैंक की काफी रकम सेठ जी के कारोबार में लगाई थी। दास ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन उनका दस्तखत कागज पर अकाट्य प्रमाण था। हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। जेंटलमैन बरी हो गए, बैंक फेल हुआ। मिस्टर दास 5 वर्ष के लिए जेल भेज दिए गए। मिस्टर जेंटलमैन बंबई छोड़कर दिल्ली चले आए हैं। यहां उन्होंने बहुत सी जायदाद खरीदी है। बंबई में भी इनकी बड़ी भारी जायदाद है। लोगों का ख्याल है कि उनकी संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है। वो बड़े हंसमुख और लोकप्रिय हैं, खूब पार्टियां देते हैं। अफसर लोग उनसे प्रसन्न हैं। लोग जब उन्हें बिजनेस करने को कहते हैं तो वो हंसकर कहते हैं कि बाबा, अब मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। बिजनेस ने मुझे बड़ी बड़ी तकलीफें दी हैं। मैं एक जेंटलमैन हूं। आजकल बिजनेस का ढंग बहुत बिगड़ गया है, इसलिए किसी भी जेंटलमैन को बिजनेस नहीं करना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि वो निहायत खरे और बेलाग आदमी हैं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी जेंटलमैन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।